अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है लार्ज इंटेस्टीन। लास्ट वीडियोस के अंदर जो है आपको एब्जॉर्प्शन और ये सारी चीज़ें जो है पढ़ा दी थी, और आज की क्लास के अंदर हम जो है पढ़ने वाले हैं लार्ज इंटेस्टीन को। अच्छा बेटा, लार्ज इंटेस्टीन की बात करेंगे। लार्ज इंटेस्टीन जो है हमारे पास तो लार्ज इंटेस्टीन जो है, वैसे तो इसका नाम लार्ज इंटेस्टीन है, बट साइज़ के अंदर जो है लेंथ के अंदर स्मॉल इंटेस्टीन से छोटा है। लेंथ में हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टीन की लेंथ ऑलमोस्ट 6 मीटर होती है, लेकिन जो है लार्ज इंटेस्टीन की जो लेंथ है वो 2 मीटर है। तो इसको लार्ज इंटेस्टीन बड़ी आंत क्यों कहा गया है? तो वजह उसकी ये है इसका डायमीटर, जिसका डायमीटर जो है तकरीबन 2 to 2.5 टाइम्स ज़्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टीन के। सही, टाइम्स मोर देन स्मॉल इंटेस्टीन। अच्छा जी, तो ये हमारे पास इसकी वजह से इसको लार्ज इंटेस्टीन कहा गया। लार्ज इंटेस्टीन के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास शॉर्ट सीकम होता है, और हमारे पास सीकम होगा शॉर्ट, और इसके अलावा हमारे पास एक लॉन्ग कोलॉन होगा। कोलॉन इतना बड़ा होता है बेटा कि ऑलमोस्ट जो है ना लार्ज इंटेस्टीन का मेजर पार्ट जो है ना वो कोलॉन के ही पास होता है। तो सम टाइम कुछ बुक्स के अंदर कोलॉन को ही लार्ज इंटेस्टीन कहा गया, और जो टर्मिनल होता है वो उसका रेक्टम होता है। सही है। अब यहाँ पे ज़रा हम देखते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम मैंने जो है ना यहाँ पे शो की है, ये वाली अगर आप देखो तो ये सीकम है। सीकम क्या कर रहा है बेटा? सीकम जो है ये देखो, ये स्मॉल इंटेस्टीन यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये इलियम है। सही है, इलियम ख़त्म हो रहा है, इलियम सीधा ओपन हो रहा है सीकम के अंदर, और ये इलियम और सीकम के बीच में इलियोसिकल वेल्व लगी हुई है। ये इसको हम इलियोसिकल स्फिंक्टर कहते हैं। ये देखो, ये बंद होता है ना, ये जब ही ओपन होगा उस वक्त ओपन होगा जब फूड आएगा, वरना ये बंद रहता है। तो सीकम को कहा गया है कि सीकम जो है एक ब्लाइंड सैक है। सही है। ये प्रोक्सिमल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टीन का। प्रोक्सिमल का को हम कहते हैं जो स्टार्ट का पार्ट होता है। तो ब्लाइंड सैक एक छोटा सा हिस्सा होता है, तो उसको सैक कहा गया है। और ब्लाइंड क्यों कहा गया है? देखो ये वाला पार्ट, ये वाला जो एरिया है, ये देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है ये हमेशा बंद रहेगा। ये वाला पार्ट हमेशा बंद रहेगा। क्यों बंद रहेगा? देखो भाई, एक तो छोटी सी ओपनिंग है इसकी, उस पर भी एक जो है ना वेल्व लगा हुआ है, और ये वेल्व भी बंद रहता है, जब फूड आता है तब ओपन होता है। तो ये लगता है कि ये वाला पार्ट क्लोज है। तो जब कभी भी किसी सैक का एक पार्ट क्लोज होता है और एक पार्ट ओपन होता है ना, तो हम इसको ब्लाइंड सैक कहते हैं। तो ये इसकी वजह से इसको ब्लाइंड सैक कहा गया। अच्छा बेटा, ये हम इसके बाद सीधा कोलॉन स्टार्ट हो जाता है। ये देखो, यहाँ से कोलॉन स्टार्ट हो रहा है। तो सीकम को कहा जाता है कि सीकम इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इलियम एंड कोलॉन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोलॉन को कंसीडर करते हैं कि कोलॉन ही लार्ज इंटेस्टीन है। तो सीकम जो है ना वो कनेक्ट कर रहा है इसको। तो सीकम रिसीव करता है फूड, सॉल्यूबल फूड, जिसको हम काइल कहते हैं, जो यहाँ पे आता है, जिसकी डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, एब्जॉर्प्शन भी हो चुकी है। तो अब वो यहाँ पे आएगा सीकम के अंदर। अच्छा, सीकम के अंदर एक सीकम का जो साइज़ होता है, सीकम का जो साइज़ होता है वो हमारे पास अराउंड, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर का होता है। सही है, इसका वॉल्यूम छोटा सा होता है। अच्छा, अब एक और चीज़ है बेटा, यहाँ से हमारे पास एक ब्लाइंड ट्यूब निकल रही है। ये ब्लाइंड ट्यूब हमारे पास कहलाती है अपेंडिक्स। सही है, इसको हम ब्लाइंड ट्यूब कह रहे हैं, ये अपेंडिक्स कहला रही है, ब्लाइंड ट्यूब। अच्छा, इसका साइज़ जो है हमारे पास अराउंड 9 सेंटीमीटर का है। सही है, 9 सेंटीमीटर हमारे पास छोटा सा पार्ट होता है ये हमारे पास जो है ना, ये अपेंडिक्स जो है हमारे पास, अगर हम देखें अपेंडिक्स से रिलेटेड, ये देखें इसका डाइजेशन में सच कोई रोल नहीं है। तो कुछ बल्कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंसीडर किया जाता है कि ये जो है ना वेस्टिजियल पार्ट है। सही है, क्योंकि डाइजेशन, हाँ, जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है हमारे पास क्या होता है, हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसमें एक बैक्टीरिया रहता है जो कि एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और उस एंजाइम का नाम है सेल्यूलेज। तो सेल्यूलेज जो है प्रोड्यूस होता है, और वो सेल्यूलेज जो है ना फिर सेल्यूलोज की डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। तो सेल्यूलोज की डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है वो, तो जिसकी वजह से, क्योंकि वो प्लांट है, एनिमल है हर्बीवोरस, तो उन्होंने कंटिन्यूसली प्लांट को ही इंटेक करना होता है। तो प्लांट में सेल वॉल होता है, सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए। हर अपेंडिक्स से रिलेटेड फेडरल में कुछ चीज़ें गिवन है, वो मैं आपको यहाँ पे एक बॉक्स गिवन है जो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, अपेंडिक्स कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू।
देखो म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू यानी अपेंडिक्स की जो वॉल होती है वो म्यूकस यानी म्यूकस प्रोड्यूस होता है उसके अंदर, और लिम्फोइड टिश्यू है। लिम्फोइड टिश्यू का पार्ट आपको पता है कि लिम्फोइड इम्यून सिस्टम में मैंने पढ़ाया हुआ है कि लिम्फोइड टिश्यू आर इम्यूनोजेनिक यानी इम्यून सिस्टम में इसका रोल होता है। तो अपेंडिक्स के अंदर लिम्फोइड टिश्यू होता है जिसकी वजह से विच गिव एन अनडिटर्मिन रोल इन इम्यूनिटी। अच्छा, अनडिटर्मिन रोल का मतलब है इसका एग्जैक्ट रोल अभी तक मालूम नहीं है, बट क्योंकि लिम्फोइड टिश्यूज़ है तो उसकी वजह से इम्यून यानी इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है इम्यूनिटी के अंदर। अच्छा जी, ये तो अभी हमारी बात हो गई। हाउएवर द अपेंडिक्स इज़ नोन एज टू बी इम्पॉर्टेंट इन फीटल लाइफ, यानी जो फीटल लाइफ होती है, जो छोटे यानी वो जो पैदा होने से पहले की जो लाइफ होती है, इट कंटेन एंडोक्राइन सेल। जो फीटल लाइफ होती है उसके अंदर जो है ना क्या होता है, एंडोक्राइन सेल्स मौजूद होता है अपेंडिक्स के अंदर, दैट रिलीज बायोजेनिक अमाइन एंड पेप्टाइड हार्मोन्स, जिससे बायोजेनिक अमाइन प्रोड्यूस होता है और पेप्टाइड हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, इम्पॉर्टेंट फॉर होम्योस्टेसिस। ये एमसीक्यूज़ के लिए बेटा याद रखना, ये पॉइंट हो सकता है स्टेटमेंट की फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछ लिया है। फॉर ड्यूरिंग अर्ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी बेसिकली क्या होता है, जो छोटे यानी जो फीटस होता है, फीटस का मतलब है अभी पैदा नहीं हुआ, मदर की बॉडी के अंदर ही है, तो उसके अंदर अपेंडिक्स में से बायोजेनिक अमाइन और पेप्टाइड रिलीज होते हैं जो कि होम्योस्टेसिस, जिसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है होम्योस्टेसिस के अंदर, और जिसकी वजह से उनकी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। अच्छा, अब एक और चीज़ है बेटा, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द वर्मिफोरम अपेंडिक्स। अपेंडिसाइटिस हम कहते हैं अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए अपेंडिक्स के अंदर, एंड दैट यूजुअली अकर बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अगर किसी किस्म की कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए अपेंडिक्स के अंदर, कोई फूड फंस जाए या कुछ भी हो जाए, तो जिसकी वजह से अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो फिर इस सिचुएशन में पेट में दर्द होने लगेगा और फिर उसका हल यही होगा कि अपेंडेक्टोमी कराया जाए, यानी अपेंडिक्स को रिमूव करा दिया जाए। सही है, अपेंडिक्स रिमूवल सर्जरी कराई जाए, दैट इज़ द सोल्यूशन। अच्छा जी, अब इसके बाद बेटा हम आते हैं अपेंडिक्स के बाद जो है हमारे पास, हाँ अपेंडिक्स के बाद कॉलॉन की बात करते हैं। ये जो कॉलॉन है ये हमारे पास ये इतना लंबा पार्ट, देखो ये एक हिस्सा नज़र आ रहा है, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड असेंडिंग कॉलॉन। सही है, ये असेंडिंग कॉलॉन होता है, और ये असेंडिंग कॉलॉन टर्न हो रहा होता है राइट साइड की तरफ, जो एक लॉन्ग स्ट्रेट पाथ बन रहा है जिसको हम ट्रांसवर्स कॉलॉन बन रहे हैं, और ये जो टर्निंग है ये कहलाता है राइट कॉलिक फ्लेक्सर। और फिर उसके बाद ये भी टर्न होकर नीचे की तरफ मुड़ता है जिसको हम लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर कहते हैं, जो कि लेफ्ट साइड पे होता है, और ये डिसेंडिंग कॉलॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये तीन पार्ट है। अच्छा, कॉलॉन का साइज़ जो होता है ना 1.5 से लेकर 1.8 मीटर, तो यानी अब देखो इतना बड़ा 2.2 मीटर का तो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसमें 1.5 से 1.8 मीटर जो है ना हमारे पास कॉलॉन का ही साइज़ है। और फिर ये जो इतना इससे थोड़ा सा कर्व कैसे आ रहा होता है, ये कहलाता है सिग्मोइड कॉलॉन। और फिर ये सीधा रेक्टम में ओपन होता है। रेक्टम हमारे पास जो है ना, रेक्टम जो टर्मिनल होता है, रेक्टम हमारे पास जो है एक छोटा पार्ट होता है, टर्मिनल पार्ट होता है। रेक्टम का जो साइज़ होता है वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर का होता है, 15 सेंटीमीटर या 6 इंचेस का होता है। सही है, और रेक्टम जो ओपन हो रहा होता है ना, ये किस में ओपन हो रहा होता है, एनएस में। यहाँ पे एक छोटी सी कैनाल बन जाती है जिसको हम एनल कैनाल कह रहे होते हैं, जिसको हम एनल कैनाल कह रहे होते हैं, और इसकी जो ओपनिंग होती है जिसको हम एनएस कह रहे होते हैं। इसमें दो स्फिंस्टर लगे होते हैं, एक एक्सटर्नल स्फिंस्टर होता है और एक इंटरनल स्फिंस्टर होता है। ऑब्वियसली एक्सटर्नल स्फिंस्टर अंदर जो है बाहर की तरफ होगा, और इंटरनल स्फिंस्टर जो है ना अंदर की तरफ होगा। एक्सटर्नल स्फिंस्टर में होते हैं स्ट्रेटेड मसल्स, हमारे कंट्रोल में होता है ये। सही है, स्ट्रेटेड मसल्स। और इंटरनल स्फिंस्टर में, सही है, इंटरनल स्फिंस्टर के अंदर जो है हमारे पास क्या होता है, उसमें होता है हमारे पास स्मूथ मसल। ये याद रखना बेटा एमसीक्यूज़ के लिए, इंटरनल स्फिंस्टर में हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं। सही है। अच्छा जी, अब हम ज़रा लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस की बात कर लेते हैं बेटा। ये फेडरल के अंदर ये फंक्शन का पार्ट गिवन है और उसी में सबसे ज़्यादा डिटेल है, तो फेडरल से ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। देखो बेटा, द लार्ज इंटेस्टाइन परफॉर्म सेवरल फंक्शन। द मेजर फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आर एब्जॉर्बिंग वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन्स, रिड्यूसिंग एसिडिटी एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एब्जॉर्बिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को। सही है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन कर रहा है। सही, फॉर डाइजेशन और ब्रेकिंग डाउन ऑफ द न्यूट्रिएंट डज नॉट टेक प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। यानी बेसिकली जो है ना फर्दर डाइजेशन या ये चीज़ें जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती,
प्रॉक्सिमल हाफ जो होता है ना, यानी प्रॉक्सिमल का मतलब है जो स्टार्ट का पार्ट होता है, यानी जैसे सीकम है और फिर असेंडिंग कोलॉन है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। प्रॉक्सिमल कहते हैं हम स्टार्ट को। तो प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है वहाँ पे क्या होता है फंक्शन, यानी ये बेसिकली जो है वाटर की एब्जॉर्प्शन किस रीजन में हो रही होती है, असेंडिंग वाले रीजन में हो रही होती है। वहाँ पे वाटर की और इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन होती है, जिसके बाद क्योंकि मैंने आपको बताया जो हमारे पास सीकम में जो फूड आया था वो काइल था और वो किस तरह सॉल्यूबल फॉर्म में था। और फिर क्या होता है जिसके बाद जब वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो वो एक सॉलिड स्टूल बन जाता है जिसको हम फीसिस कह रहे होते हैं। द सब्सटेंस रिमेन इन द ट्यूब बिकम फीसिस, क्योंकि वाटर अब्जॉर्ब हो गया, वाटर अब्जॉर्ब हो गया तो एक सॉलिड मास बच जाता है जिसको हम फीसिस कह रहे होते हैं। विच इज़ स्टोर्ड फॉर अ टाइम इन द डिस्टल पोर्शन, जो कि डिस्टल पोर्शन यानी जो बात का रीजन होता है, जैसे कि हमारे पास रेक्टम है, डिसेंडिंग कोलॉन है, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है फिर रिमूव आउट हो जाता है। अच्छा, अभी absorption of vitamin, the large intestine also help in absorption of vitamin made by the bacteria normally live in the intestine, यानी बेसिकली हमारे इंटेस्टीन के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं जो कि वाइटामिन प्रोड्यूस करते हैं। कौन से वाइटामिन? वाइटामिन के और बायोटिन, यानी B12 और वाइटामिन के ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं लार्ज क्वान्टिटी के अंदर, जो कि हमारे यहाँ से अब्जॉर्ब होता है। रिड्यूसिंग एसिडिटी एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी जो लार्ज इंटेस्टीन का म्यूकोजा होता है, आपको लेयर्स पढ़ाई हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, तो म्यूकोजा से जो है ना बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस होता है, लिखा है यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस होते हैं जो कि फीसिस की एसिडिटी को जो है ना क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। सही है। क्यों जो है फीसिस की एसिडिटी होती है? क्योंकि फैटी एसिड्स की वजह से एंड अदर डाइजेस्टेड कंपोनेंट, यानी इन चीज़ों की वजह से वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है जिसको न्यूट्रलाइज करता है। अच्छा बेटा, एक और चीज़ है यहाँ पे, एक बात यहाँ लिखी है, सम बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन, कोलॉन के अंदर, कोलॉन लिखा हुआ भी है, सिंथेसाइज विटामिन के विच इज पैसिवली अब्जॉर्ब टू द कोलॉन, ये याद रखना, पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से कोलॉन में अब्जॉर्ब हो जाता है। एंड ब्रेक डाउन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज टू ग्लूकोज, यानी कुछ बैक्टीरिया जो है लार्ज इंटेस्टीन के अंदर विटामिन के प्रोड्यूस कर रहा है और इसी तरह से सेल्यूलोज को जो है ना ब्रेक कर रहा है ग्लूकोज के अंदर। अच्छा, एक और चीज़, गैसेस जो प्रोड्यूस होती है उसको हम फ्लैट्यूलस या फ्लैट्यूला कह रहा होता है, सही है, जिसका मतलब होता है ब्लोइंग। ये बैक्टीरिया में, यानी हमारे इंटेस्टीन में, पेट में जो गैस हो जाती है वो इन बैक्टीरिया की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है। अनदर थिंग, अच्छा ये केपीके की बुक के अंदर, सही है, ये एक पैराग्राफ लिखा था, तो इसमें क्या लिखा है, एज इन द ओइसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टीन अनडाइजेस्टेड फूड इज प्रोपेल्ड, क्योंकि भाई हमारे पास, जैसे आपको बताया था कि ओइसोफेगस की वॉल जो है फूड के ऊपर फोर्स लगाती है, ओइसोफेगस है ये, इसकी वॉल है फूड के ऊपर फोर्स लगाती है ताकि वो आगे की तरफ जाए, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो उसी तरह से लार्ज इंटेस्टीन में भी ना यहाँ पे प्रोपेलिंग फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से जिसको हम पेरिस्टाल्सिस कह रहे होते हैं। तो पेरिस्टाल्सिस यहाँ पे भी होती है, हाउएवर अनलाइक इन द स्मॉल इंटेस्टीन वेयर दीज वेव अकर एट इरेगुलर इंटरवल, स्मॉल इंटेस्टीन में ये वेव जो है ना, पेरिस्टाल्टिक वेव, ये इरेगुलर इंटरवल में अपेयर होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टीन के अंदर, इन लार्ज इंटेस्टीन इट इज कंटिन्यूसली जो है ना लार्ज इंटेस्टीन के अंदर अपेयर हो रही होती है। अच्छा, इन एडिशन, इसके अलावा एक तो पेरिस्टाल्सिस कंटिन्यूसली हो रही है ताकि वो फीकस मटेरियल जो है वो आगे मूव करता जाए। इन एडिशन 2-3 टाइम्स अ डे, इसके अलावा दिन में 2-3 बार, अ मोर वाइगरस टाइप ऑफ मूवमेंट, एक जो है ना एक वाइगरस टाइप की मूवमेंट, एक जो है पावरफुल मूवमेंट भी होती है लार्ज इंटेस्टीन के अंदर, जिसको हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं, ये भी होती है, विच प्रोपेल मटेरियल टुवर्ड द रेक्टम एंड एनस, जो कि जिसकी वजह से जो है ना जो मटेरियल होता है वो रेक्टम और एनस की तरफ मूव कर जाता है, ताकि वो जो है ना वो रेक्टम और एनस की तरफ मूव कर जाए, ताकि डिज़ायर पैदा हो कि भाई फीसिस जो है ना पास करना है। समझ आ रही बात? तो एक तो कंटिन्यूसली ये जो है यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, कंटिन्यूसली पेरिस्टाल्सिस हो रही है, और इसी के साथ साथ दिन में 2-3 दफ़ा गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स भी प्रोड्यूस हो रही है ताकि वो कहाँ चले जाए। तो दिन में 2-3 बार ही एटलीस्ट जो है ना भी नहीं, हमें ज़रूरत पड़ती है कि स्टूल को पास किया जाए। हाँ, डिजीज़ कंडीशन है तो वो एक अलग चीज़ है। लास्ट वन इज डिफिसिएशन। डिफिसिएशन का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है रिमूवल, फीसिस को रिमूव करना। तो डिफिसिएशन कैसे होती है बेटा? क्या लिखा है? व्हेन इट इज अप्रोप्रिएट अ पर्सन यूजुअली कैन इनिशिएट द डिफिसिएशन रिफ्लेक्स
बाय होल्डिंग यानी जब भाई महसूस हो गया, हमें डिज़ायर होगी कि भाई हाँ भाई रेक्टम पे फूड आ चुका है, अब हमें जाना चाहिए, तो वेन एवर वी आर सिटिंग इन द पोजिशन टू पास द स्टूल, अब हम स्टूल पास करने की यानी वॉशरूम में बैठे हैं इन सिंपल वर्ड्स, तो अब क्या होगा, उस वक्त क्या होगा, एक पर्सन जो है क्या करेगा, यहाँ पे लिखा है कि बाय होल्डिंग ए ब्रीथ, यानी सांस को थोड़ी देर होल्ड करके जो है ना क्या करेगा, एब्डोमिनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी जब ऑब्वियसली वहाँ पे जब हम प्रेशर लगाते हैं, द एक्शन इंक्रीज द इंटरनल प्रेशर एंड फोर्सेस द फीसिस इनटू द रेक्टम, जिसकी वजह से इंटरनल प्रेशर बढ़ता है और रेक्टम की फीसिस को जो है ना रेक्टम की तरफ जो है ना फोर्स करता है। व्हेन द रेक्टम इज फिल्ड, जैसे ही रेक्टम फिल्ड हो जाता है, द वॉल इज डिस्टेंस एंड डिफिशिएशन रिफ्लेक्स इज ट्रिगर, और जैसे ही रेक्टम फिल्ड होता है तो उसकी वॉल जो आती है ना वो डिस्टेंट हो जाती है, और फिर क्या होता है, डिफिशिएशन ट्रिगर हो जाता है, यानी ब्रेन तक मैसेज चला जाता है कि हाँ भाई अब डिफिशिएशन पास करनी है। एज अ रिजल्ट पेरिस्टाल्सिस वेव इन द डिसेंडिंग कॉलम इज स्टिमुलेटेड। अच्छा, पेरिस्टाल्सिस वेव मैंने बताया था ना कि ये वेव गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होती है, पेरिस्टाल्सिस वेव होती है, तो जिसकी वजह से जैसे ही रेक्टम में फूड आता है और क्या होता है यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस वेव, ये वेव स्टिमुलेट हो जाती है, और जिसकी वजह से पहले इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है, इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, फूड निकलना शुरू होगा, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है ना हमारे बस में होता है, तो हम उसको फोर्स लगा के ओपन करते हैं, तो जिसकी वजह से, क्योंकि इंटरनल स्फिंक्टर में स्मूथ मसल होता है वो हमारे बस में नहीं होता, एक्सटर्नल स्फिंक्टर हमारे बस में होता है, तो इस तरह से वो स्टूल जो है ना स्फिंक्टर ओपन होता है और स्टूल जो है ना वो निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ना, अ पर्सन यूजुअली कैन इनहिबिट डिफिशिएशन वॉलंटरी बाय कीपिंग द एक्सटर्नल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड। एक पर्सन है जो कि डिफिशिएशन को थोड़ी देर के लिए रोक सकता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट रख के, लेकिन इस पर भी प्रेशर बढ़ रहा होता है तो फिर बर्दाश्त होता नहीं है। यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। तो ये था स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे हमारे पास लार्ज यानी एलिमेंट्री कैनाल पूरा कंप्लीट हो गया। सही है, होपफुली आपको ये लेक्चर पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा बेटा। अगर समझ आया तो ये वीडियो, ये जो एलिमेंट्री कैनाल की वीडियो है, ये आगे तक ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। मैं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद हबीब अमीन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।